हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बीबी सर यूके एक बार आपका फिर से स्वागत करता है। देखिए, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, एपिसोड 7 ये एपिसोड 8, आज हमारा बहुराज्यता का युग शुरू होने को जा रहा है। आपने इससे पहले मेरे साथ के साथ वीडियो को ज़रूर देखा होगा और ये सातों वीडियो आपको पसंद आए होंगे, जिसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में गहन अध्ययन और डिटेल से चर्चा की गई है मेरे द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं आज हर्षवर्धन। आखिर मौखरी वंश का अंत हुआ और मौखरी वंश शिफ्ट होकर के उसके बहनोई हर्षवर्धन के हाथों चला गया। जब हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उत्तराखंड में बहुराजकता का युग देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए यही कह रहा है इतिहासकार, हमारे जितनों ने भी कहा है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड ने बहुराजकता का युग देखा था बच्चों। इसी दौरान हमारे उत्तराखंड में कुछ स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए, जिनमें 3 मुख्य है। जिनमें कितने राज्य मुख्य है? 3। कहा जाता है कि इसके बाद भी कुछ अन्य राज्यों ने इस उत्तराखंड में राज किया था। लेकिन आपको याद रखना है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड ने कौन सा युग देखा? बहुराजकता का युग देखा बच्चों। कौन सा युग? बहुराजकता का युग। अब जिनमें 3 प्रमुख है, उसमें आपको ब्रह्मपुर याद रखना है, दूसरा शत्रुधन, तीसरा गौविशान। और मैंने कहा इसके बाद भी कहा जाता है कि कुछ अन्य राज्यों ने या कुछ अन्य राज्य यहाँ हुए, जिसमें स्वर्णगत और कल्याणबर प्रमुख हैं। अब आखिर ये बहुराजकता का युग और ये ब्रह्मपुर, ये शत्रुधन गोविष्ण कौन थे? ये कोई और नहीं, कुनिंदों से ही अलग होकर इस ब्रह्मपुर राज्य की नींव रखी गई थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुर, मैंने बता दिया, कुनिंदों से ही अलग होकर के ब्रह्मपुर राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक, विस्तार अगर पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुर कौन सा इलाका, तो विस्तार विंसर पहाड़ी अल्मोड़ा के आसपास का क्षेत्र। जो ये विंसर पहाड़ी है बच्चों, ये विंसर पहाड़ी आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जब बनता है 1891 में, आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना होता है। ठीक, और ये जो ब्रह्मपुर है, इसका विस्तार भी आपका अल्मोड़ा पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। तो ये उन दिनों का जो 3 सबसे प्रमुख राज्य अस्तित्व में आए, सबसे बड़ा राज्य था ये ब्रह्मपुर राज्य। पौरवों का शासन सोमवंशीय पौरव राज, यहाँ से जिन्होंने इस ब्रह्मपुर में राज किया, वो और कोई नहीं, सोमवंशीय पौरव कहलाए। कौन कहलाए? सोमवंशीय पौरवों का इस ब्रह्मपुर में राज था। अब जानकारी का स्रोत हमारे पास बच्चों अल्मोड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। आखिर जिनके बारे में ये ब्रह्मपुर राज्य के बारे में जानकारी कौन देता है? तालेश्वर अल्मोड़ा ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि सोमवंशीय पौरव राजवंश ब्रह्मपुर में राज कर रहे थे। अच्छा, इनमें क्या मिलता है? इसमें 5 ब्रह्मपुर नरेश सोमवंशीय शासकों के नाम उत्कीर्ण है बच्चों। कितने? 5, जिसमें विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन, धुत्तीवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम अग्रण्यम लिया जाता है। कौन कौन से? फिर से देखिएगा, एक तो आपका विष्णुवर्मन होगा, एक आपका अग्निवर्मन, तीसरा आपका धुत्तीवर्मन, चौथा आपका विष्णुवर्मन द्वितीय। इन 5 ब्रह्मपुर नरेशों का नाम इस सोमवंशीय थे करके ऐसा तालेश्वर अल्मोड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक, पर्वताकार राज्य नाम से भी जाना जाता है इसे, इस ब्रह्मपुर राज्य को। ठीक, जो केंद्र शासित कहलाता था, सेंट्रलाइज कहलाता था। ये सेंट्रलाइज सबसे बड़े होने के नाते ये सब जगह पर आपका इसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी इसको पुकारा गया है। साथ में पर्वताकार राज नाम से भी इसे जाना गया है ब्रह्मपुर को। ठीक, पौरवों के कुल देवता वीरनेश्वर स्वामी जी, जो शिव का नागेश्वर रूप है ऐसा बताया जाता है। ठीक, इनके जो पौरव वंश थे, इनके कुल देवी वीरनेश्वर स्वामी जी, जो शिव का नागेश्वर रूप बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके शत्रुधन। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? शत्रुधन। शत्रुधन के बारे में देखिए, सबसे पहले हमें ब्रह्मपुर पढ़ा, अब शत्रुधन पढ़ेंगे।
अगर इनकी स्थिति, आखिर इनका विस्तार यमुना क्षेत्र, यमुना का जो यमुना नदी का क्षेत्र है, इसके आसपास का क्षेत्र आपका शत्रुघ्न राज कहलाया। इसे सुलाकिन्नो नाम से भी संबोधित किया गया है। इसे किस नाम से संबोधित किया गया है बच्चों? सुलाकिन्नो नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे गौविशान। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? गौविशान। गौविशान जिसका नया नाम आपका पूछा जा चुका है काशीपुर, जिसका नया नाम क्या है बच्चों? काशीपुर। ठीक है, और काशीपुर किसके अधीन आता है आपका? उधम सिंह नगर में है ये काशीपुर। स्थिति रामपुर और पीलीभीत के आसपास का क्षेत्र उन दिनों ये गौविशान राज्य का क्षेत्र था बच्चों। कौन कौन सा? एक तो रामपुर उत्तर प्रदेश का, एक पीलीभीत उत्तर प्रदेश का। ये दोनों ही क्षेत्र आपका गौविशान राज्य का विस्तार उन दिनों फैला था। इतना आप लोग को याद रखना है। इसे कुपी सोंग ना नाम से भी संबोधित किया गया है। इसे कुपी सोंग ना नाम से भी संबोधित किया गया है गौविशान को। अब आपको याद रखना है ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गौविशान स्वतंत्र जनपदों की जानकारी युआन च्वार 624 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत से मिलता है बच्चों। किसके यात्रा वृत्तांत से मिलता है? युआन च्वार। ठीक है, युआन च्वार के यात्रा वृत्तांत में इन तीनों राज्यों का क्या मिलता है बच्चों? जानकारी मिलता है। अगर आपने मैं कौन सा एपिसोड पढ़ा रहा हूँ, किन शासकों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप पहली वाली इतिहास एपिसोड को जरूर देखिए, क्योंकि जब आप पहले वाले क्लास को देख लेंगे तो याद रखना है बच्चों स्वर्ण गोत्र। मैंने बोला था जब हम 3 राज्यों को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका उत्तराखंड में कुछ अन्य राज्यों ने भी क्या किया? राज किया, जिसमें स्वर्ण गोत्र आपका। अगर पूछा जाएगा कि स्वर्ण गोत्र का जो विस्तार था या ये लोग कहाँ के थे या कहाँ पर इनका निवास था, तो आपको याद रखना है जो ब्रह्मपुर वाला हमारा राज्य था, अल्मोड़ा के बिनसर वाला क्षेत्र, उसके उत्तर में इन लोगों की क्या थी? स्थिति थी बच्चों। अब जानकारी का स्रोत वृहत संहिता। किससे? हमारे पास जो वृहत संहिता है उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा नाम इस स्वर्ण गोत्र का स्त्री राज्य नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, यूके SSC कई बार इस सवाल को पूछ चुका है कि उत्तराखंड में स्वर्ण गोत्र राज्य का दूसरा नाम या स्वर्ण गोत्र राज्य को किस नाम से जाना गया है? स्त्री राज्य से जाना गया है। अगर पूछा जाएगा कि इनकी स्थिति द ब्रह्मपुर के उत्तर में। ओके बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां राज्य कल्याण बर्मन का। किसका पढ़ेंगे बच्चों? कल्याण बर्मन। अच्छा, कौन सा क्षेत्र इनका फैला था? ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ देवप्रयाग टिहरी के आसपास क्षेत्र इनका राज्य था कल्याण बर्मन का। ठीक, और इसकी जानकारी हमारे पास प्लेटी शिलालेखों से ऐसी जानकारी मिलती है कि जो हमारा टिहरी में देवप्रयाग है उसके आसपास का क्षेत्र इनका फैला था। ठीक, इसमें इनसे भी छोटे राज्य देखे गए, लघु राज्य भी इस बहुराजकता का युग में बने गया देखे गए आपको। ठीक, बहुराजकता के युग में उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण बाह्य आक्रमण हुए बच्चों। इस समय पर जब उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में टूटा था तो आपका बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर कुछ आक्रमण हुए, जिसमें आपका दक्षिणी उत्तराखंड से चौहान नरेश वृहग का दक्षिण यूके पर इसका क्या हुआ? हमला हुआ। वहीं पूर्वी उत्तराखंड पर आपका तोमर राजाओं द्वारा पूर्वी उत्तराखंड पर हमला किया गया। ठीक है, बहुराजकता के युग में 2 आक्रमण देखने को आपको मिले, तोमर राजाओं द्वारा और चौहान नरेश वृहग के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। कौन सा बच्चों? कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, अच्छा, कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 700 से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास इस कार्तिकेयपुर राजवंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, इस कार्तिकेयपुर राजवंश को हम मध्यकाल उत्तराखंड में पढ़ते हैं। कौन से काल में बच्चों? मध्यकाल उत्तराखंड में। ठीक है, हम मध्यकाल पहुंच चुके हैं। कोई इसको आपको आंध्र ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल में पढ़ाया जाता है, तो कहीं आपका इसको आपका मध्यकाल में पढ़ाया जाता है।
तो देखिए 1000 से 1030 में, अब देखिए 1030 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1000 तक आपका इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर की राजधानी बच्चों कार्तिकेयपुर नामक चमोली जो जोशीमठ में है वहाँ के कहीं दक्षिणी छोर पर इनकी राजधानी होगी। 1000 में इनकी राजधानी आपकी परिवर्तन होकर के अल्मोड़ा बागेश्वर के घाटी कत्यूर घाटी में परिवर्तन होगा। ठीक है। अब देखिए मैंने कहा जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में बहुराजकता की स्थिति आई थी बच्चों। बहुराजकता की स्थिति के बाद यहाँ पर 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हो जाती है बच्चों, 700 ईस्वी में। ठीक है। आखिर इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश का इसका संस्थापक बसंतन देव को माना जाता है। कई बार यूके ट्रिपल एससी ने इस सवाल को पूछा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंतन देव को बताया जाता है। ठीक है बच्चों। जानकारी का स्रोत सबसे इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जानकारी का स्रोत हमारे पास इनके 9 अभिलेख है बच्चों। कितने अभिलेख? इनके 9 अभिलेख हमें मिले हैं। ये 9 के 9 अभिलेख आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको प्रारंभ में इनकी राजधानी जोशीमठ के चमोली के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, जो लगभग 300 वर्षों तक रही बच्चों। कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक। बाद में उनकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी में स्थित बैजनाथ बागेश्वर के आसपास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई थी। अब देखिए एक बार ये कहाँ थे? पहले तो 300 वर्षों तक चमोली के जोशीमठ में। ठीक हो गया। फिर इन्होंने जब 300 वर्षों तक यहाँ राज किया, उसके बाद 1000 में इन लोगों ने यहाँ से राजधानी शिफ्ट की। और राजधानी इन्होंने कौन से घाटी में की? कत्यूरी घाटी में की बच्चों। कौन सी घाटी में की? कत्यूरी घाटी में। ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा आपको आखिर इस राजधानी स्थानांतरण के पीछे कौन सी घटना घटित हुई थी। फिर भी मैं आप लोगों के लिए हिंट के लिए बता देता हूँ। बस कहीं पर बताया जाता है स्नोफॉल, तो कहीं पर बताया जाता है आपकी जो कहावत है नरसिंह भगवान की, तो कहीं पर मैं आपको जो शराब मिला था इसके अंतिम शासक आसंती देव को, आखिर कैसे राजधानी परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा कार्तिकेयपुर राजवंश को भी कुनिंदों की ही शाखा मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। आखिर कार्तिकेयपुर नामक जो वंश था, उस वंश की संस्थापक या स्थापना किन्होंने की थी? इस वंश का संस्थापक तो कौन था? बसंतन देव। लेकिन कौन था ये बसंतन देव? बताया जाता है ये बसंतन देव और कोई नहीं, कुनिंद की ही एक किसी शाखा ने की थी। कुनिंद के ही कोई एक वंशज रहे होंगे, उन्हीं के द्वारा इस कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या किया? स्थापना किया गया। ठीक है। यह मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है बच्चों। यह मध्य हिमालय का क्या है बच्चों? प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, ऐसा बताया जाता है। ठीक। अब अभिलेख कितने मिले हैं बच्चों? मैंने बोला था अभिलेख आपके 9 मिले हैं। कितने प्रकार के अभिलेख मिले हैं? 9। इसमें से एक सवाल बनता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका, और एक इसमें से क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए 8 अभी है बच्चों। ठीक। पहला है त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर मंदिर शिलालेख। दूसरा है ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तीसरा है ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। चौथा है ललित सुरदेव का कंडारा ताम्रपत्र। पांचवा है भूदेव का बागेश्वर शिलालेख। वर्तमान में विलुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस शासक का शिलालेख वर्तमान में विलुप्त हो चुका है? भूदेव का बागेश्वर शिलालेख वर्तमान में विलुप्त हो गया है बच्चों। ओके। इसके बाद 63 देव का बालेश्वर मंदिर। 2 पद्मनाभ देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। सुभिक्षराज देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। बैजनाथ के 3 शिलालेख, इनके बारे में, इस कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा किनका मिला है? सबसे ज़्यादा हमें ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, या आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा ललित सुरदेव का ताम्रपत्र लेख मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक क्वेश्चन ये, और टोटल कितने मिले हैं बच्चों? 9। 9 में से एक विलुप्त हो गया तो बचेगा कितना बच्चों? 8। ओके बच्चों।
अब कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में एक बार थोड़ा सा चर्चा हो जाए, फिर यहाँ से हम कल पढ़ेंगे बच्चों। ओके, डिटेल से कार्तिकेयपुर राजवंश। देखिए आखिर इस कार्तिकेयपुर राजवंश में टोटल कितने शासक हुए बच्चों? कुल 14 शासक हुए हैं। यूके ट्रिपल एससी ने इस सवाल को बनाया है कि जो उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश स्थापित हुआ था, इसमें कुल कितने शासकों ने राज किया? कुल आपका इसमें 14 शासकों ने राज किया था बच्चों। ठीक है, और कितने परिवारों ने? अभी मैं इसको 4 परिवार बता रहा हूँ, थोड़ी देर में जब मैं इसको कंप्लीट पढ़ा लूँगा तो उसको मैं 3 परिवार बताऊँगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि कार्तिकेयपुर के बाद दूसरे परिवार के सीक्वेंस ना मिलने के कारण तो इसको मैं क्या कर दूंगा? 3 परिवार। तो कार्तिकेयपुर में कितने परिवार? 3 परिवारों के 14 शासकों ने इस कार्तिकेयपुर पर क्या किया बच्चों? राज किया। ओके, इसके बाद देखते हैं कार्तिकेयपुर में कौन कौन से शासक हुए हैं। बसंतनदेव, नामचंद। दूसरा खरपरदेव परिवार में खरपरदेव, कल्याणराज और त्रिभुवनराज। यहाँ एक खरपरदेव में हुए। निम्बर में निम्बरदेव, इष्टगण, भूदेव, ललित सुरदेव। इसमें कौन कौन से हुए हैं? निम्बर में हुए बच्चों। ठीक हो गया। सुलरादित्य में सुलरादित्य हुआ है, इच्छरदेव हुआ है, देसरदेव हुआ है, पद्मरदेव है और लास्ट आपका क्षुभिक्षराज देव हुआ है। ठीक है, लास्ट कौन सा है बच्चों? क्षुभिक्षराज देव हुआ है। ओके, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि कार्तिकेयपुर में राजवंश में 3 परिवार और 14 कुल शासकों ने यहाँ क्या किया है बच्चों? राज किया है। ठीक है, एक बार जल्दी से। बसंतनदेव, नामचंद, खरपरदेव, कल्याणराज, त्रिभुवनराज, निम्बर, इष्टगण, भूदेव, ललितसुरदेव, सुलरादित्य, इच्छर, देसर, पद्मरदेव। ठीक है, और क्षुभिक्षराज देव। आपको ऐसा ही आपको 14 शासक याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछा गया है कि किस परिवार से इष्टगण है और किस परिवार से इच्छरदेव है बच्चों। हाल फिलहाल के एग्जामों में आप लोगों ने यहाँ से देखा होगा कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा जो थी बच्चों, वो थी आपकी संस्कृत, और जो लोक जन थी आपकी लोक भाषा, वो पाली थी बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे कल कार्तिकेयपुर का पहला परिवार खोलेंगे कल, कार्तिकेयपुर परिवार, इनके बारे में जानकारी देखेंगे। आखिर क्या क्या जानकारी हमें मिलती है, क्या आने वाला है मज़ा पढ़ने में? यस, अब आने वाला है मज़ा, क्योंकि उत्तराखंड में हम पहली बार जहाज़ों को बनाएंगे और उत्तराखंड में ऐसे ऐसे मंदिरों की स्थापना करेंगे बच्चों। आप कहीं मत जाइए, चैनल पर हो तो पहली बार तो सब्सक्राइब और शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार आपके पास है बच्चों। और नोट्स के लिए टेलीग्राम, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।